नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारा जो 2024 में होने वाला है लगभग 5 सालों बाद CG सेट है ना। आपको पता है कि 21 जुलाई को एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर सर सेट का तैयारी करा दीजिए। तो देखिए सेकेंड पेपर का तैयारी कराना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर का जो है हम वो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो साइंस फैकल्टी हो या फिर किसी भी फैकल्टी का हो। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट पेपर जो है शुरू कर रहे वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अंतर्गत जो है 10 टॉपिक है, आपको भी पता है। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसमें जो है पूरी जानकारी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होता है ये भी पता है आपको, ये 1 घंटे का समय रहता है फर्स्ट पेपर के लिए और दूसरा जो है 2 घंटे के लिए, यानी 3 घंटा कंप्लीट रूप से जो है फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर मिला करके होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेपर क्या होता है दोस्तों, सभी के लिए जो है कॉमन होता है। तो आज से जो है क्लासेस कराई जाएगी आपको, एवरीडे क्लासेस जो है CG सेट का मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए। तो आप लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल के साथ तो जुड़ जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको पता है कि CG सेट अगर निकाल लेते हैं तो आप जो है अतिथि व्याख्याता के लिए पात्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपको LS मिल जाता है। देखिए सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं हमारा CG सेट 2024 का पेपर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, जिस हिसाब से जो है इस बार जो फॉर्म डाला गया है वो समथिंग 1,60,000 फॉर्म आया है, आपको भी पता है। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं पिछले साल 55,000 था और इस साल जो है 1,60,000, मतलब कितना ज़्यादा हाई। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका प्रश्न भी जो है स्कोर करेगा। ठीक है, और उस हिसाब से जो है टफ क्वेश्चन बना जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है सिलेबस के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है, 10 टॉपिक है, आपको पता ही है ना। पहला टॉपिक है वो है हमारा शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता। सेकेंड हमारा शोध अभिक्षमता, बोले तो जितने भी शोध करते हैं, खोज करते हैं ना, उसके अंतर्गत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बोध। ठीक है दोस्तों, थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, बोध है। चौथा है संप्रेषण। ठीक है, गणितीय तर्क और अभिक्षमता, कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। ठीक है, जो है युक्ति युक्त तर्क। नेक्स्ट हमारा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ICT। लोक जो है लोक विकास एवं पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट भी शामिल है। और लास्ट जो हमारा है क्या, उच्च शिक्षा प्रणाली, मतलब जितने हायर एजुकेशन है, जितने भी कौन सा जो है यूनिवर्सिटी पहले आया, कौन सा जो है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, कौन सा, मतलब सारा चीज़ डिटेल हायर एजुकेशन के बारे में। और NEP के अंतर्गत भी इसमें जो है पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ही हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज समथिंग हम जो है 30 प्रश्न जो है सिलेक्ट किए हैं। क्लियर है, देखिए एक एक चीज़ों को हम जानेंगे और एक एक चीज़ों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारा जो आज टॉपिक है शिक्षण अवधारणा एवं प्रकृति। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार होगा। देखिए थ्योरी के लिए समय नहीं है, डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, सिर्फ MCQ कराएंगे ताकि आपको जो है बहुत सारे पैटर्न भी समझ में आ जाए और पढ़ाया हुआ कुछ हद तक प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान यानी कि बेसिक मॉडल है। ठीक है, अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक या फिर A और B दोनों। ठीक है, क्या पूछा, कौन सा कक्षा शिक्षण यानी का आधारभूत प्रतिमान है। ठीक है, बताइए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अधिगम भी प्रतिमान है और निर्देशात्मक भी प्रतिमान, यानी कि A और B दोनों, यानी ऑप्शन C हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब जितने भी मैं आप लोगों को MCQ कराऊंगा, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये जरूर लगेगा कि कहीं ना कहीं इसको पढ़े हैं और सही टिक लगा कर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। ठीक है, शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है, शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को जो है नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास या फिर विषय का ज्ञान, अच्छी अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए क्या बोला है, एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, तो विषय का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आधारभूत मतलब जिसका आधार क्या है, सपोज दैट कोई साइंस का टीचर है तो उस साइंस का नॉलेज होना चाहिए, विषय का ज्ञान। ठीक है, चलो ऑप्शन C यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सत्य है और सत्य नहीं है, इसमें अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को जो है केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, या फिर शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी सत्य नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बोला, ना कि पैदाइशी होते हैं, ना केवल प्रशिक्षित, ना एक सिर्फ कला है। ठीक है, यानी कि सारा का सारा क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, सदैव पैदाइशी इसको लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज़ों को समझना है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक के में जो है सबसे वांछित कौशल कौन सा है। ठीक है, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की जो है समझ में आना, या फिर निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, या शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से जो है शिथिलीकृत कर रखना, या फिर नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा क्या, कक्षा की जो है गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचना करना। ठीक है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है पूछा है। ठीक है, सबसे वांछित कौशल कौन सा हो जाएगा, तो देखिए शिक्षक द्वारा कही गई बात जो है छात्र की समझ में आना, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, या मेरी जो बोलने का टेक्निक है, या फिर मैं जो बोल पा रहा हूँ वो क्लियरिटी है, तो समझ में आना। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और इस बार आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो 90% जो प्रश्न आने वाले हैं, चाहे वो सेट का फर्स्ट पेपर हो या सेट का सेकंड पेपर हो, सारा का सारा जो प्रश्न आएगा वो कूट में आएगा। ठीक है, इस बार इतना लेवल हाई है, जिस हिसाब से जनसंख्या होता है उस हिसाब से पैटर्न तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, सूची ए को जो है सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। स्मृति स्तर या फिर ग्रहण शक्ति या फिर विचारशील स्तर। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्तर जो सही हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो है स्मृति स्तर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, हर्बर्ट का है। ठीक है, और सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रहण शक्ति जो है किसका है, मॉरिसन का है, और ये हो जाएगा विचारशील हमारा किसका है, तो ये हो जाएगा हंट का। मतलब सीधा सीधा इसका ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो कन्फ्यूजन के लिए आपको जो है पहला भी दे सकता है, सीधा सीधा भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए स्मृति स्तर जो है वो क्या है, हर्बर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुख्य प्रस्तावक, जितने जो लोग जो है इसको क्या किए हैं, प्रस्ताव किए हैं, उस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है, सही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, स्मृति बोध स्तर या चिंतनशील, या बोध स्तर स्मृति चिंतनशील, या चिंतनशील स्तर बोध स्तर या स्मृति। बताइए 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो शिक्षण स्तरों का जो है विभिन्न स्तरों का सही क्रम है वो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील, यानी ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। लगभग हम 30 प्रश्न इस वीडियो में पहला क्लासेस है डिस्कस करेंगे, और जो है आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट और शेयर करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है। ठीक है, बताइए शिक्षक, शिक्षार्थी, माता पिता या संस्थान। बताइए तो क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा जो है प्रयोग करनी चाहिए, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, या फिर संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, या फिर केवल, या फिर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो होगा हमारा विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक। ठीक है, ओके, एनालिटिकल और सिंथेटिक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए सूची ए और 2 को जो है मिलाइए, फिर से आ गया हमारे पास। मैं आपको बोला हूँ कि इस बार पूरा 90% कूट में प्रश्न आएगा। ठीक है, देखिए क्या होने वाला है कि जो है शिक्षण सूत्र और मुख्य प्रतिपादक अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो संपूर्ण से अंश की। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, तो जो है
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की ओर जाना। ठीक है, संपूर्ण अंश की स्व अध्ययन की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाल्टन, और भावना का जो है प्रशिक्षण ये होगा हमारा मॉन्टेसरी फ्रोबेल। ठीक है, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे जो है कूट में पूरा प्रश्न आने वाले हैं इस बार। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान, या फिर यह एक विज्ञान एवं कला दोनों, न तो केवल कला न ही विज्ञान। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यह एक विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है, चलिए आपको जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाए थे, तो ये सब चीज़ें कुछ प्रश्न डिस्कस कराए थे आप लोगों को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? 3 स्तर, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील, या फिर शिक्षण का जो है पेडागोजी स्तर। बताइए क्या हो जाएगा 11वें नंबर का? तो देखिए इसका जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ये तीनों। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि 1 to 3। ठीक है, क्लियर है? 11वें नंबर का ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा जो है मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? ठीक है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह जो है शिक्षु केंद्रित होती जा रही है, या फिर यह समूह केंद्रित होती जा रही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ये होगा हमारे, यह शिक्षार्थी क्या होते जा रहे हैं? केंद्रित होते जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा शब्द का होगा? तो हमारा एड्रैगोलॉजिकल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक चीज़ को जरूर याद करिएगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न आ जाए। और आप लोग जो है, आप लोगों को PYQ यदि आप कमेंट करते हैं तो 3 से 4 साल का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो हो चुका है, उसको अगर कहेंगे आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं उसको यहाँ पे जो है प्रेजेंट कराऊंगा, यानी कि एक्सप्लेन करूँगा, है ना। निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? स्पेसिफिक, या फिर ऑब्जर्वेबल, या फिर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का? तो हमारा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ठीक है, सही है पूछा है। तो शिक्षक एवं आश्रित चर एवं और छात्र एक स्वतंत्र चर। ठीक है, या फिर शिक्षक एक स्वतंत्र चर और छात्र आश्रित चर। ठीक है, या फिर दोनों शिक्षक छात्र मध्यवर्ती चर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा हमारा शिक्षक एक स्वतंत्र चर है। ठीक है, और छात्र आश्रित चर है। ठीक है, किसके ऊपर आश्रित है? तो ये भाई शिक्षा के ऊपर रहेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप जो पढ़ा रहा हूँ उसी को ना जानेंगे, है ना। तो एक तरफ पर करके क्या हो गया? आश्रित हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के जो है पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? ठीक है, स्मृति, बोध स्तर, उपयुक्त सभी, चिंतनशील। हमने क्या बता रखा था? पहले ही बताया। क्या हो जाएगा हमारा जो है शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? क्या होनी चाहिए? बताइए क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो ये हमारा चिंतनशील। ठीक है, मतलब सोचने समझने की क्षमता क्या होनी चाहिए? पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, उसके लिए भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, सारा चीज़। ठीक है, चिंतनशील स्तर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, क्या अर्थ है? एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की जो है पेशकश, या फिर शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभव का आयोजन करना, या फिर विभिन्न विषयों में निर्धारित व्यवहारिक कार्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध। ठीक है, या फिर शिक्षा के स्तर को अर्हता
प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसके अंतर्गत हमारा पाठ्यक्रम शब्द का तात्पर्य होगा शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों को आयोजन करना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न को देखते हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। बताइए क्या पूछा है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, स्किनर या फिर किसके द्वारा, बताइए किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजामिन एस ब्लूम। ठीक है, ब्लूम के द्वारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले जो है सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है, धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान या फिर विश्लेषण। बताइए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है तो क्या होगा हमारा एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ठीक है, 19 का जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखें, निम्न में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। ठीक है, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन या धारणा, कौन सा है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र तो क्या होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक है, मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शिक्षक केंद्रित। ठीक है, निम्न में से जो है क्या पूछा है, सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, तो कौन करेगा, शिक्षक केंद्रित होगा। ठीक है, अगर यहाँ शिक्षण नहीं होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, चलिए ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से जो है सूची पहला को सूची 2 से मिलाइए, विशेषता और दर्शन। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिलाते हैं, चलिए इसको हम कंप्लीट रूप से मिलाना चाहेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, क्रिया करके क्या हो जाएगा, क्रिया करके सीखना पूछा है। ठीक है, क्रिया करके सीखना, तो ये देखिए हमारा इसको जो है आंसर भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। चलो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया करके, तो इसका जो हो जाएगा व्यवहारवाद। ठीक है, क्रिया करके सीखना, ये हो जाएगा हमारा क्या, व्यवहारवाद। अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। ठीक है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, ये हो जाएगा हमारा प्रकृति, नेचुरल। हमारा पर्यावरण कहाँ है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा थर्ड, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आदर्शवाद। ठीक है, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आदर्शवाद। थर्ड देखिए, यह दुनिया जिस रूप में अब जो है और यहाँ है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का, तो ये हो जाएगा हमारा यथार्थवाद, यहाँ यथा। ठीक है, यथार्थवाद। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब आप लोगों को कूट का बनाने का सबसे इजी ट्रिक यही बता पाऊंगा कि अगर कोई दो चीज़ आपको पता है, जैसे कि पर्यावरण संबंधी किससे है, प्रगतिवाद, क्रिया करके सीखना व्यवहारवाद, मतलब व्यवहारिक है ना, तो ये दो पता चल गया तो ऑलरेडी आपको दो है पता चल ही जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या है हमारा, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा जो है प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र या फिर क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक, यानी बौद्धिक कला पूछा है। ठीक है, बौद्धिक कौशल, तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा संज्ञानात्मक। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। ठीक है, बताइए किसके द्वारा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 24 क्या हो जाएगा, भावनात्मक। ठीक है, चलो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है, ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या फिर मनोसंचालित, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा मनोसंचालित। ठीक है, कौन सा जो है ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है।
ठीक है, तो ये होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक, एक सेकेंड, चलिए 26 नंबर हम देख रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में जो है उद्धृत किया जा सकता है। किसी विशेष जो है विषय का वर्णन करना, या फिर फोटो, फिल्म और विकास, निबंध लिखना, अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो किसी विशेष विषय का वर्णन करना। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में जो है मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता, प्रयोग करना, या 2 प्रयोग के परिणामों का लेखा, एक कहानी का वर्णन करना। 27 क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। 2 प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा आखिरी के, जिसको जो है आप लोग बना करके कोशिश करिएगा ट्राई करने का। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है पूछा है, मतलब शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, या शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, या फिर शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, या उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे लास्ट के 2 प्रश्न है दोस्तों। एक हमारा 29, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, अब एक लास्ट है हमारा 30 नंबर, निम्न में से जो है किस प्रकार के व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, 2 ऑप्शन यहाँ और 2 ऑप्शन हमारा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है हमारा जो जर्नी शुरू हुआ है सीजी सेट का, आप लोग जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम सीजी सेट का भी फॉर्म डाले हैं, तो अगर हो सके तो प्रिपरेशन करा दीजिए। तो पेपर फर्स्ट का जो है जारी हो चुका है। ठीक है, नया बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो अच्छे से सपोर्ट करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, बिल्कुल फ्री। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।